नमस्कार दोस्तों। मैं बरिंदर पाड़ा एमएलए गुरदासपुर। जो भी लोग मेरी आवाज़ सुने और जो भी लोग मेरे को लाइव देखें, मैं सबके साथ मेरा लाइव होने का मकसद यही है कि जो मोदी साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले लंबे समय से जो किसानों को बॉर्डर पे बैठने पे मजबूर कर रखा है, पिछले 35 दिनों से वहाँ पे किसान बैठे हुए हैं और मोदी साहब और उनके मिनिस्टर साहबान सभी ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस ने बिठाए हुए हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, मगर अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं इस संघर्ष को। मगर ये सोचने वाली बात है कि आज ये जो अवाम पूरा बॉर्डरों पे खड़ा है, ये अकेला सिर्फ पंजाब के किसानों का संघर्ष नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का संघर्ष है। ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं और जो वाकया में ही खेतीबाड़ी के बारे में जानते हैं, उन सब लोगों को उन्होंने समर्थन किसानी को दिया है, क्योंकि ये काफ़ी शंकाएं हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए ये भी मान लूँ कि जो मोदी साहब कहते हैं वो सब ठीक करते हैं, मगर ऐसे नहीं होता कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गया तो वो जो बोलेगा वो सब ठीक है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी किसी भी ओहदे पर हो, मगर कभी कभी कोई रिक्शा चलाने वाला या आम इंसान रोड पे चलने वाला भी कोई हमारे से अच्छी बात कर जाता है और वो आपको बात को सुन लेना चाहिए, उसको अच्छी तरह से उसका भीतर जाके अगर वो अच्छी लगे तो अपना लो, नहीं अच्छी लगे तो छोड़ दो। तो आज ये सभी जो किसान वहाँ पे बैठे हैं, अगर उनके मन में शंकाएं हैं तो उसका बड़ा सिंपल सा एक सल्यूशन है कि मोदी साहब आप ये तीनों कानूनों को फुल स्टॉप लगा दीजिए और जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ बना के एमपीज़ को भेजते हैं, तो इसीलिए वो पार्लियामेंट बनी हुई है कि वहाँ पे हर कानून बनाने से पहले उसकी चर्चा हो। और मेरे ख्याल से ये पहली बार मेरी होश में तो हुआ है कि बिना चर्चा किए राज्यसभा और लोकसभा और जिस किसानी के लिए आप ये कानून बना रहे हो उनके साथ भी कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई। तो ये कैसा कानून है? ये तीनों अगर ठीक भी हैं तो कम से कम इसकी चर्चा करनी चाहिए थी आपको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और पब्लिक के साथ, किसानों के साथ। तो इसको अभी भी जितना कष्ट हमारे बुज़ुर्गों ने, माताओं ने, हमारे जो यंगस्टर वहाँ पे बैठे हैं, जो जितना कष्ट वो भोग रहे हैं, जो हो गया वो हो गया, मगर आने वाले समय में मैं ये चाहता हूँ कि आप उन सब की आवाज़ सुने और एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा की आवाज़, लोकतंत्र उसको कहा जाता है जहाँ पे राजा अपनी प्रजा की बात सुने। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि यहाँ प्रजा बैठी हुई है और राजा सुन नहीं रहा। तो मैं कोई ऐसा शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो हम आप सबके हैं, चाहे कोई मैं कांग्रेस का एमएलए है, चाहे बीजेपी का एमएलए है, मगर हमारे लिए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो सबके लिए है। और मैं आदर करता हूँ इस चेयर का, तो ये आस भी करता हूँ कि आप जो पिछले लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है उसको रोकिए। और इस कानून के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, सबसे ये बड़ी बात तो ये है कि आप जो लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों को जो आप पेश करना चाहते हो, उसकी एक जीती जागती मिसाल काफ़ी राज्यों में है। मैं अभी बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की रिसेंटली अभी आज मैंने एक चैनल का वीडियो देख रहा था, तो मेरे ख्याल से खाते गांव देवास में है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहर से लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके गए थे, तो उन्होंने क्या किया, 25% जो उनका पैसा बना था, 25% नगद कैश उनको दिया गया और जो 75% का पैसे थे उनको चेक दिए गए। तो अभी क्या हुआ कि वो चेक थे वो बाउंस हो गए, वो चेक कैश नहीं हुए। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट? वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो ना मैं जानता हूँ, ना वो किसान जानते हैं और ना वो सरकार की जिम्मेवारी बन रही है कि वो किसान अभी
ये कोई मेरी कहने की बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं सभी लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए कि जो मैंने बोला है ये सही है या गलत बोल रहा हूँ। तो ये दुर्दशा अभी सभी की होने वाली है कि जो किसान पहले अपने बच्चों जैसे ये सारा खेती को पालता है और आज उसको उसका मूल्य नहीं मिल रहा और वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा। पहले तो वाजिब दाम नहीं मिल रहा और जो उसकी मेहनत की है वो भी उसकी लागत नहीं मिल रही, उसके जो चेक बाउंस हो रहे हैं। तो ये कहाँ की मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कौन सा ये एक्ट आप पंजाब को भी देने वाले हो। तो ये किसान हैं जो, तो ये कल को मैं एक मध्य प्रदेश की और एग्जांपल आपको देता हूँ। NDTV पे मैंने देखा शायद, उसमें एक मैं फार्मर ने बताया कि मेरे 18 एकड़ मेरे पास ज़मीन थी, एक ने बताया मेरी 20 एकड़ है और एक साथ में किसान खड़ा था उसकी 40 एकड़ थी। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। तो जब वो पत्रकार ने पूछा कि आपके गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने की है और किसके साथ की है, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो फॉर्च्यून के साथ हुई है। तो जो फॉर्च्यून के साथ हुई, तो जब उनसे पूछा कि आपके जो फसल है, जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे हुआ, क्या आपकी फसल वो उठा के ले गए और आपको वाजिब दाम मिल गए, तो उन्होंने ये बताया कि पहला सैंपल उन्होंने लिया वो रिजेक्ट हो गया, दूसरा सैंपल लिया वो भी रिजेक्ट हो गया। तो अभी वो किसान कहाँ जाएंगे? उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपके दोनों सैंपल रिजेक्ट हो गए, आपकी फसल हम उठाने वाले नहीं हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज़ दिस? वो किसान कहाँ पे जाएंगे? वो किसान जो 40 एकड़ वाला था, उसकी मैंने जब देखा उसका चेहरा, तो मेरे को एकदम से ये लगा भाई ये तो किसान 40 एकड़ बहुत ज़मीन होती है। तो वो 40 एकड़ वाले का जब मैंने चेहरा देखा, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये दिहाड़ीदार है। जितना इनोसेंटली वो बोल रहा था, उसके अंदर के आंखों में मैं पढ़ रहा था। तो वो कल को जो पंजाब में 2 एकड़ वाला 4 एकड़ वाला किसान भी है, वो रोड पे खड़े होके, जो यहाँ यूपी से हमारे भाई आते हैं, बिहार से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आके तो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, धान लगाते हैं। तो वो किसान जो हमारे 2 एकड़ वाला, 4 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, वो तो अच्छा खाना खाता है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, क्योंकि वो उनको यहाँ मंडीकरण सिस्टम है, उनको पता है कि हमारे को दाम मिल जाएगा। तो ये जो मध्य प्रदेश में एक जीती जागती एग्जाम्पल है, क्या आप ये एग्जाम्पल पंजाब में अभी सेट करना चाहते हो, हरियाणा में सेट करना चाहते हो, राजस्थान में सेट करना चाहते हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। पंजाब, उस समय पंजाब को आप मानते थे जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं धान नहीं होता था, तब एक पंजाब ही ऐसा राज्य था जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पेट पालता था। और आज मध्य प्रदेश, यूपी और अदर स्टेट्स में जो है ये फसलें होने लग गई, चाहे वो पैडी है, चाहे वो धान है। तो अभी ये पंजाब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये समय अभी इनको लग रहा है कि भाई अभी तो हर जगह पे फसल हो रही है। तो पंजाब, तो जो गुज़रा हुआ समय है, जब बहुत डिफ़िकल्ट समय था, तब तो पंजाब अच्छा लगता था पूरे हिंदुस्तान को। तो आज पंजाब, हरियाणा, जहाँ में ये खेती बर्दारित सूबे हैं, ये अच्छे लगते थे, आज क्यों नहीं अच्छे लग रहे? तो ये चंद लोग जो बीजेपी के ये बोल रहे हैं कि भाई ये देखिए ये राज्य में किसान तो बहुत खुश है, भाई ये राज्य में किसान बहुत खुश है। अरे भाई, पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है नंबर 1 की। तो यहाँ पे हज़ारों लोग, लाखों लोग बैठे हैं कि अगर कोई आवाज़ उठेगी तो पंजाब से उठेगी, नंबर 2 पे हरियाणा से उठेगी। तो यहाँ पे जो अपने बिठाए हुए किसानों से ये मत कहलाइए कि हम बहुत खुश हैं, ये तीनों कानून हमारे हक में है। उनकी एग्जाम्पल आप जान सकते हो। एक और आपको मैं एक बड़ी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये मैं सब इसलिए, मैं कोई पॉलिटिकली कोई किसी के ऊपर दूषणबाजी नहीं कर रहा, मैं विद फैक्ट्स आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे सबसे बात कर सकें। तो इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो मोदी साहब ने, जैसे यूपी की बात करूं, तो यूपी में जो मूल्य है वहाँ का, जो पर कैपिटा इनकम है किसान की, वो वहाँ पे है 6600 पर कैपिटा। एक महीने की एक किसान की जो इनकम है वो 600 रुपया है। ये मैं नहीं कह रहा,
इसके बाद आपको बताता हूँ, बिहार की पर कैपिटा इनकम, एक किसान की पर मंथ की इनकम वो 7,000 रुपया है। ये सेंटर का डाटा है, मैं नहीं बोल रहा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँ पंजाब की। पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है, एक किसान की औसतन एक महीने की इनकम है, वो 23,100 कुछ रुपए है, जहाँ पे मंडीकरण सिस्टम है। तो फिर भाई वो जो जहाँ पे मंडीकरण सिस्टम नहीं रहा यूपी और बिहार जैसे राज्यों में, तो वहाँ पे तो भाई एक औसतन जो किसान की इनकम है वो 600 रुपया या 7,000 रुपया क्यों है भाई। वहाँ से धान बिकने के लिए पंजाब में क्यों आते हैं ट्रक भाई। ऐसे होने वाला नहीं है। जो धक्का मोदी साहब और उसके मिनिस्टर करना चाहते हैं, मैं तो मोदी और अमित शाह ही बोलूँगा, बाकी मिनिस्टर साहबों का कोई कसूर नहीं है, बिकॉज़ वो पीछे से जो आवाज़ आएगी वो आगे उनको बोलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। तो वो किसी के अंदर कोई इंसानियत होगी वो तो खड़ा हो सकता है अपनी पार्टी के अंदर, मगर ये मोदी साहब आपसे विनती है कि ये माहौल मत ख़राब कीजिए। पहला मैंने शांतमयी अपनी पूरी लाइफ में ऐसा आंदोलन देखा है जो पिछले लंबे समय से चल रहा है, और इतना शांतिमय ढंग से किसान बैठे हुए हैं और मीटिंग्स आपसे साथ कर रहे हैं। और अगर ये जो पॉलिटिक्स किसानों के साथ मत खेलिए कि आप एक बंद कमरा में मीटिंग करके तो उसको प्रोजेक्ट आप कुछ और करना चाहते हो कि भाई हम तो किसानों के साथ बैठे हैं, किसान ही नहीं मान रहे, हम तो सब कुछ मान रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट अ फुल स्टॉप ऑन these 3 amendments, these 3 bills। तो तीनों कानूनों को आप एकदम से फुल स्टॉप लगाइए और इसकी चर्चा कीजिए पब्लिक में, इसकी पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए, वहाँ पे एक ओपन सेशन बुलाइए, सबकी आवाज़ सुनिए तो लोग आपको सहलाएंगे। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर वो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि अगर राजा जो अच्छा वही है जिसका एक आदमी भी वो प्रजा में उठ के खड़ा हो कि भाई ये तो मेरे को शंका है भाई, तो इसको क्लियर करना राजे का फ़र्ज बनता है। तो यहाँ तो लाखों लोग सड़कों पे हैं भाई। ये मेरी होश में ये भी पहली बार मैंने देखा है कि हाई कोर्ट के वकील हों, सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, सबने समर्थन किया किसानों का। तो जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतना पढ़ा लिखा वर्ग किसानों के साथ खड़ा है, जो हमसे भी ज़्यादा किसानी के बारे में जानते हैं, सारी ज़िंदगी किताबों में लगाई है उसने भाई। राजनीति में किसी कुर्सी पे बैठना ये नहीं सिद्ध करता कि हमसे लायक कोई नहीं है। ये भगवान की कृपा, आपकी मस्तक में लिखा था कि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना, 2 बार बने, हम खुश हैं, ठीक है, आपको लोगों ने बनाया। बट दैट डजंट मीन कि यू आर सो इंटेलिजेंट एंड नोबडी इज अदर पर्सन इज़ देयर हु इज़ मोर इंटेलिजेंट यू। आपसे भी बहुत लायक लोग बैठे हुए हैं। और अच्छी बात होगी कि इस जन आंदोलन को, आज जो आपकी अभी मीटिंग चल रही है, उसमें अच्छा निर्णय लें और एक आम नागरिक बन के वहाँ पे आंखें बंद करके एक बार वो बॉर्डर की तरफ देख लेना कि वहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उन पे ही तरस करके आज कोई अच्छा फ़ैसला देना। और जो 2020 में हुआ है वो लोग भूल जाएंगे। बहुत बड़ा हृदय है किसानों का, और 2021 में एक नई शुरुआत फिर से करें। अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे भाई, ठीक है, चाहे संघर्ष के बाद ही सही आपने सुना है, तो ये आपको सुनना पड़ेगा और किसानों की आवाज़ सुनिए। 2021 नया साल सब लोग अपने घर पे मनाएं जाके। राजनीति बहुत छोटी चीज़ है, कुर्सी बहुत छोटी चीज़ है, तो कुर्सी के साथ चिपकने के कारण हम कभी भी ऐसे फैसले नहीं कर सकते। हम कोई अभी मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो हम राम मंदिर की बात करते हैं, गुरुद्वारे की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, तो भाई मेरे ख्याल से गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब कुछ आदमी के पहले अंदर बनना चाहिए। अगर आपके अंदर कहीं प्रभु राम जी की थोड़ी सी भी शिक्षा है
तो फिर आपको सबसे पहले जो ये लोग बैठे हैं एक भगवान की संगत के रूप में, इनके बारे में सोचिए। फिर हम लोग अच्छे लगते हैं गुरुद्वारे में जाते, फिर हम अच्छे लगते हैं मंदिर में जाते, फिर हम अच्छे लगते हैं मस्जिद में जाते, फिर हम अच्छे लगते हैं नए मंदिर नए गुरुद्वारे बनाएं। मगर अगर लोग सड़कों पे हैं, संगत सड़कों पे हैं, हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे हैं, तो क्या आप सोने के महल, चाहे सोने का गुरुद्वारा बना लीजिए, सोने का मंदिर बना लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पॉलिटिकली हो सकता है कि कुछ ऐसा वर्ग होता है कि जो उसके अंदर नहीं जागता कि इस आदमी के अंदर क्या है, तो पॉलिटिकल फ़ायदा लीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। मगर भगवान राम जी ने हमको ये शिक्षा दी है कि पहले अंदर इंसानियत होनी चाहिए, फिर आप कोई भी निर्णय लो, अपने अंदर की जो इंसानियत है उसको ज़िंदा करो। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान शरीफ है, तो इन सब में हमको क्या सिखाया गया है कि हमको अपने हृदय के अंदर एक अच्छे इंसान के कर्म जो होने चाहिए, और अगर हमारे अच्छे कर्म हमारे हृदय में नहीं बैठते तो फिर जो मर्जी आप करते जाओ, महल खड़े कर लो, गुरुद्वारे सोने के बना लो, अपना दिल सोने का बनाओ, ताकि आपको किसी के थोड़ी सी भी पीड़ा हो किसी को, तो उससे ज़्यादा पीड़ा आप महसूस करो। तो ये मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये मैं बात बोल रहा हूँ। बाकी इस पे बहुत डीपली भी अगर किसी ने चर्चा करनी है तो मैं मोस्ट वेलकम है एनीबडी हु वांट्स टू हैव अ डिबेट ऑन दिस इशू, आई एम ऑलवेज रेडी। ये आप अगर इसको पूरी अच्छी तरह डीपली पढ़ोगे, सब आप पढ़े लिखे लोग हो, इसको पढ़ो, इसके अंदर झांकिए कि ये तीनों कानूनों में अंदर तक क्या है। मैं फिर दोबारा कभी लाइव हूँगा तो मैं आप तीनों कानून का, और जो ये बोलते हैं कि पहले कांग्रेस करना चाहती थी, ये 2016 में इन्होंने कांग्रेस ने ये किया, 17 में ये किया है, पीएमसी एक्ट ये 16 में ये हुआ, मैं उसके बारे में बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ा हुआ, आपको डीपली इतना बताऊंगा कि आपको कोई क्वेश्चन करने का कुछ भी शंका नहीं आपके ऊपर बचेगी। तो ये अभी तो यही कामना करते हैं कि हम जंतर मंतर पे सभी एमपीज़ और एमएलएज़ बैठे हुए हैं, जीरा साहब, डिम्पा जी और अपने रवनीत बिट्टू जी, सभी लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, और औजला जी और आज रंधावा साहब कैबिनेट मिनिस्टर भी आए थे। तो हमारी जो ड्यूटी बनती है, एक एमएलए अगर बैठा है तो उसके पीछे 2.5 लाख वोटर हैं, अगर कोई एमपी बैठा तो उसके पीछे भी 18-20 लाख वोटर हैं। तो हमने तो एक सिंबॉलिक एक प्रदर्शन, सिंबॉलिक एक मैसेज देने के लिए यहाँ फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का कत्ल है कि आज एक एमपीज़ एमएलएज़ को और आम जनता को लाखों की तादाद में इतनी ठंड में बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम अगर नौजवान भी हैं, हमारे को पता है कि कितनी सर्दी है, तो मेरे को तो अभी आंखों में पानी आता है कि वहाँ हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे रोड पे बैठ के वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे खाना बन रहा है, रात वहाँ पे गुजारते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ दे आर गेटिंग इन डेली बेसिस। मतलब रोज़ उनको इतनी, मतलब एक एक दिन उनके लिए एक साल के बराबर है जहाँ पे हमारे बुजुर्ग। और सबसे बड़ी बात है कि जो 40 से 45 लोग शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, तो ये मोदी साहब, चाहे जनता आपको माफ़ कर दे मगर भगवान प्रभु जी आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये मेरी बात याद रखना, ये कभी भी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी जो लोगों के साथ हो रहा है आज। मैं कहता हूँ कि आपके मिनिस्टर भी सही होंगे, आप भी सही होंगे, आप बहुत पढ़े लिखे हो सभी लोग, बहुत जो जितने भी ये वकील हैं, जितने भी ये सब ये पागल लोग हैं, हम सब, आप पढ़े लिखे हो सब कुछ, मगर कम से कम इतना देख लो भाई, ऊपर से कोरोना है, ऊपर से सर्दी है, लोगों को उठाओ वहाँ से। आप एक बार इसको बोल दो कि भाई हमने होल्ड ऑन कर लिया, अब इस पर पूरी चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अरे यार, 1-2 घरानों के लिए, अडानी अंबानी के लिए आपने सब कुछ, सारी पहले ही तो सारी संपत्ति बेच दी है उनको। आज जियो के टावर्स जो पंजाब में हैं, उनका थोड़ा सा भी हल्ला गुल्ला हुआ तो हमने कह दिया कि भाई ये तो
इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है अभी, ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। मैं मानता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, मगर भाई जो प्रॉपर्टी, जो हमारा सीना गर्व से बड़ा होता था कि हमारी ट्रेन्स हैं वो हमारा सरमाया है, हमारी एयरलाइंस हमारा एयर इंडिया, हमारी एयरपोर्ट्स हमारा सरमाया है, BSNL हमारा सरमाया है, तो ये क्यों बेच रहे हैं भाई? ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। आपको किसने अधिकार दिया कि आप चेयर पे बैठ गए तो जो मर्जी करते चलो? ये 2-3 घरानों को सारा कुछ दे दो? ऐसे नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट लोगों ने बनाई है कि अपने घर जैसे अपने देश को चलाओ, अपने देश को बड़ा करो, अपने ये देश के अंदर ताकत लेके आओ, अपने देश के नौजवानों को रोज़गार मिले, अपना देश तरक्की करे। तो मगर हम बहुत निचले स्तर पर हमारा जो हिंदुस्तान जा रहा है डे बाय डे, और हम उस कुएं में जा रहे हैं जहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो इसको सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा लेके आइए कि हमने हिंदुस्तान को बेचना नहीं है। बेच तो दिया, मगर जो बचा है उसको बचा लो, उसको बचाने की आज ज़रूरत है। तो अंत में मैं ये बात, जिसने भी मेरी बात सुनी है, मेरे को कई बार ये भी मैं देखता हूँ जब लीडर बोलते हैं तो वहाँ पे जो इनका सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, जो बीजेपी की है और इनके हायर किए हुए सब लोग हैं, वो बहुत कमेंट्स भी करते हैं गंदे। मगर मैंने जितना भी बोला है एक बड़ा सोच समझ के बोला है। बीइंग ए इंडियन मैंने ये अपनी बात रखी है, नॉट एज ए MLA मैंने ये बात रखी। और ये बात मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मैं क्या कहना चाहता हूँ जब मैं बॉर्डर की तरफ देखता हूँ। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है भगवान राम जी के ऊपर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर, कि जो नया साल है वो लोग अपने घर पे मनाएंगे। और जो विश्वास राजनीतिक लोगों का उठ चुका है, उसकी वजह यही है कि हम जनता की आवाज़ नहीं सुनते, हम नहीं सुन पाते इन लोगों की आवाज़ जो हमारे को संसद में भेजते हैं, जो हमारे को विधानसभा में भेजते हैं। हमारे कान बंद हो जाते हैं उसके बाद सुनना कि, मगर ये हमेशा याद रखना चाहिए एक पॉलिटिकल लीडर को कि हमको लोगों ने बनाया है और लोगों के लिए बनाया है। और मैं तो यही आस करता हूँ कि भगवान कृपा करें कि ये मसला जल्दी हल हो और आज खुशी खुशी सारे किसान मीटिंग से बाहर निकलें और सब लोग अपने बच्चों के साथ अपने घर पे जाएं, अपने घर पे नया साल मनाएं। और उससे ज़्यादा एक लास्ट में ये बात कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद अक्सर हम स्टेज पे ये सुनते आए हैं कि जो जर्नलिज़म है, जो मीडिया है, वो एक तीसरा पिलर है डेमोक्रेसी का। तो 2014 के पहले कभी भी आज तक मीडिया को किसी ने कोई नया नाम नहीं दिया, मगर 2014 के बाद जो गोदी मीडिया का नाम दिया गया, चाहे वो जी का है तो और भी चैनल्स हैं। सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये जो नाम दिया, नामकरण लोगों ने किया गोदी मीडिया, ये बहुत घातक है भाई। मत करिए ऐसे, पैसे साथ नहीं जाएंगे। जब आदमी ऊपर जाएगा उसकी जेब खाली होगी। जो भगवान ने दिया है उसके ऊपर रहना सीखिए। जो भगवान ने आपके मस्तक में लिखा वो आपको मिल के रहेगा। मगर इंसानियत अगर मर गई तो कोई देश, कोई राज्य, कोई हमारी कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। सबसे पहले भाईचारा जिंदा रहना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। राजनीति तो बहुत छोटी बात है भाई। राजनीति के खातर हम इस हद तक ना जाएं कि हमको सब कुछ दिखना बंद हो जाए और हम ये सोचें कि भाई हमसे ऊपर कोई नहीं। ये मत सोचिए, हमारे से ऊपर हमारा भगवान बैठा है। और जब
कुछ ऐसा होता है तो भगवान हमारे साथ खड़ा है, हमारे लोगों के साथ खड़ा है, आम पब्लिक के साथ खड़ा है। तो भगवान के साथ हम ये अरदास करते हैं, लाखों लोगों के अरदास करते हैं कि सभी लोग जल्दी अपने अपने घरों पे जाएं। और आज बीजेपी माननीय नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा फ़ैसला, उनके जो मिनिस्टर्स हैं मीटिंग ले रहे हैं, तो एक अच्छा फ़ैसला देके किसानों को अपने अपने घर दें। और अंत में आप सब लोगों को मैं ये बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे कुछ और बातें, कोई वैल्यूएबल बात्स मैंने कही हैं, तो आप ये सब लोगों तक पहुंचाइए। और जब कभी दोबारा मैं फिर लाइव होऊंगा उसमें आपको और भी ऑथेंटिक बातें मैं बोलूँगा। मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, और जो ऑथेंटिक बात हो मैं कभी बोलता नहीं हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं सबका मैसेज भी देख रहा था। और आने वाले समय में ये जो परसों नया साल चल रहा है, भगवान के आगे आज भी सभी चाहे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अरदास कीजिए जो कष्ट पूरे हिंदुस्तान के किसानों पर, ये किसानों पर नहीं मैं कह सकता, किसानों के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो व्यापारी हैं। ये अभी समझने में देर लग रही है सबको। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि ये किसान ख़त्म हो गया तो हम सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। सो अरदास कीजिए अपने घर के, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ के कि हे भगवान, ये लोगों का जो किसानों का मसला है जल्दी हल हो, और सब लोग अपने घर घर जाके हम सब एक हिंदुस्तान की एक छतरी के नीचे एक भाईचारे को कायम रखते हुए एक मुट्ठी बन के नया साल सेलिब्रेट करें। और गुरुद्वारे मंदिर जाके आज भी अरदास करूं कि सब लोग हंसी खुशी अपने घरों में वापस जाएं। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।